शांति से इसको पढ़े, आराम से पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी भी चीज की जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। हमारे पास में पर्याप्त समय है, आप आराम से पढ़े। यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी का ये तो है नहीं कि मुझे इस साल ही नौकरी लग जाना है, ये कोई जरूरी नहीं है। दूसरी साल भी लगे तो लगे, नहीं लगे तीसरी साल की भी कोई जरूरी नहीं होती, क्योंकि 3-4 साल का समय, यानी कि घर वालों से अगर यूपीएससी की तैयारी करने आओ तो सबसे पहले यही कह दिया करो कि देखो मेरी आस मत करना कि मैं नौकरी लग जाऊंगा, कोई जरूरी नहीं है मैं नौकरी लगूं, लेकिन जिस दिन लगूंगा उस दिन बस ये समझिएगा कि मैं साम्राज्य का सिंहासन पर बैठूंगा जाके। तो ये बात जाहिर सी होती है, घर वालों को साफ कह दिया करो। घर वालों को कोई उम्मीद नहीं, कोई रिश्तेदार को कोई उम्मीद नहीं देनी है कि मैं नौकरी लगूंगा। ये नहीं कहना है कि चलो इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा, इस बार नहीं हुआ तो फिर अगली बार हो गया। इस प्रकार से आपको किसी के व्यक्ति का विश्वास नहीं तोड़ना है। आपको कहना क्या है, आपको कहना है कि देखो मैं यूपीएससी की तैयारी करने जा रहा हूं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मैं जॉब लगूंगा, और ये भी जरूरी नहीं है कि मैं 3 साल में जॉब लगूंगा या 4 साल में नौकरी लगूंगा, ये कोई जरूरी नहीं है। साफ साफ कह दो कि मुझे 5 साल चाहिए, और आप लोग भी अपने मन में ठान लो कि मुझे 3 साल देना है यूपीएससी को, या 4 साल देना है, या 2 साल देना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मानसिकता पर। 3 साल या 4 साल या 5 साल, या फिर मैं 2 साल के लिए आया हूं। अगर आपके पास में ये जो समय है ना, इसको आप डिसाइड कर लो एक बार कि मेरे पास मात्र 3 साल का समय है। अगर मैं इस समय में अगर मैं जॉब लग गया या फिर मैं यूपीएससी क्लियर कर पाया तो यूपीएससी का सपना मेरा पूरा होगा। नहीं तो अगर मैं इस 3 साल में पूरा नहीं कर पाया तो मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा कि मैंने ये प्राप्त नहीं किया। और 3 साल का अगर आपने प्रण लिया है तो ईमानदारी से दीजिएगा, और ईमानदारी से देने के बाद में अगर आपको प्राप्त नहीं होता लक्ष्य जो भी आपने समय दिया है, अगर प्राप्त नहीं होता तो आप शायद उस फील्ड के लिए बने ही नहीं हो। तो ये जरूरी नहीं है किसी भी एग्जाम देने जाने में या किसी भी एग्जाम में बैठना, ये जरूरी नहीं है कि वहां पर आप सफलता प्राप्त करेंगे, बल्कि ये जरूरी है कि आपकी जो आपका आत्मविश्लेषण और आपका मानसिक मनोबल क्या कहता है। आत्मविश्लेषण और मानसिक मनोबल जो है आपका क्या कहता है, वो किस डायरेक्शन में काम करता है, वो जरूरी होता है। तो आपका मानसिक, अगर आपका मन आपको ये कहता है, आपका दिमाग अगर आपको ये कहता है कि मुझे 3 साल में यूपीएससी क्लियर करना है और मैं इसके लिए बना हूं और मैं इसलिए आया हूं, तो 3 साल ईमानदारी के साथ उसके साथ जोक दीजिए। अगर मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप में वो क्वालिटी है, अगर आपके लिए वह सर्विस बनी है, तो आप 3 साल में ही प्राप्त कर लोगे। अन्यथा मुखर्जी नगर में आप बाबा बन के 8-8, 10-10 साल तैयारी करके घूमोगे तब भी कोई फायदा नहीं है। पहली बात, भ्रमित होना सबसे स्वाभाविक बात है। यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने के लिए, यूपीएससी की तैयारी करने आने वाले विद्यार्थियों के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है भ्रमित। और वर्णित इस प्रकार से किया जाता है, कोचिंग संस्थान वाले कर देते हैं, कहीं गाइडेंस करने वाले कर देते हैं, कहीं हमारे सीनियर लोग होते हैं जो कि हमसे सीनियर 4-5 साल पहले तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग भी हमें कभी मिसगाइड कर देते हैं। गाइडेंस का मतलब ये होता है कि भरोसा अपने आप पे रखो, सामने वाले पर विश्वास मत करो। सामने वाले पर विश्वास तब करो कि हाँ इसकी बात कुछ मिल रही है मेरे विचारों से। अगर आपके और मेरे विचार मिल रहे हैं तो मैं आपका सही मार्गदर्शक हूं। अगर मेरे और आपके विचार नहीं मिल रहे हैं तो समझ जाना कि मेरे और आपके साथ में विचार नहीं मिल रहे, तो शायद हो सकता है मेरे मार्गदर्शन में गलती हो, या हो सकता है कि आपके विचारों में गलती हो। तो ये आप स्वयं को देखना होता है, विद्यार्थी को देखना होता है। देखिएगा, लाखों विद्यार्थी 3-3, 4-4 लाख रुपए लगाकर 1 साल की कोचिंग करते हैं यूपीएससी के लिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसमें सिलेक्शन पूरे विद्यार्थियों का होगा या पूरे साथियों का होगा, नहीं होता। ये जाहिर सी बात है। इसका कारण यही होता है क्योंकि सबसे पहले तो आपका और शिक्षक जो आपको मार्गदर्शक कर रहा है उसके विचार मिलना चाहिए। आपकी और आपकी सोच कुछ और है, मेरी सोच कुछ और है, मैं अलग डायरेक्शन में खींच रहा हूं, आप अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फिर कभी भी या कदे भी आप कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे, ना ही आपके जीवन में कभी आप सफलता हासिल कर सकते हैं। वही होता है जीवन साथी वाला संबंध होता है। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ में जबरन संबंध रखेंगे तो वो आपका परिवार या फिर सुखी परिवार जिसको आप कहते हैं वो नहीं बन पाएगा। अगर आप सभी संतुष्ट है, अगर आप दोनों ही व्यक्ति उससे संतुष्ट है किसी भी चीज से, तो आप दोनों का परिवार हंस खुश के रह पाएगा। नहीं तो जीवन साथी और एक एग्जाम्स, एक तो शिक्षक जीवन में देखिएगा, सब चीज अपन निर्धारित नहीं कर सकते। यानी कि माता पिता हम निर्धारित नहीं कर सकते, जिस स्कूल में हमारा जन्म हुआ है उस स्कूल को हम निर्धारित नहीं कर सकते, ठीक है। वो ईश्वर के हाथ में हमें कहाँ देता है। जिस वातावरण में हमारा जन्म हुआ है वो भी ईश्वर ही डिसाइड करता है, हम नहीं करते हैं। हम डिसाइड क्या करते हैं हमारे जीवन में, पहली बात होती है कि स्कूल में क्या कर लेते हैं। स्कूल एक ऐसा
संबंध होता है, एक स्कूल एक ऐसा बैकग्राउंड होता है विद्यार्थी जीवन का कि उसके अंदर मजबूरी में आपको पढ़ना ही पड़ता है। कैसा भी शिक्षक हो, कैसा भी टीचर हो, कैसा भी इन्वायरमेंट हो, आपको वहां पर पढ़ना पड़ता है। लेकिन उसके पश्चात एक आजादी की घड़ी आपकी आती है जब आप 12th पास कर लेते हैं। उसके पश्चात आप लोगों के पास एक समय अवधि होती है। समय अवधि के साथ में आप लोगों को डिसाइड करना होता है कि आप लोग स्वतंत्र किस टीचर के साथ में पढ़ना चाहते हैं। आप स्वतंत्र हैं, आपका मार्गदर्शक आप किसको चुनना चाहते हैं। आप स्वतंत्र हैं, आपका जीवन साथी आप किसको चुनना चाहते हैं। आप स्वतंत्र हैं, आपका लक्ष्य क्या है। आप स्वतंत्र हैं, आप किस प्रकार की किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। आप स्वतंत्र हैं, आप किस प्रकार की डिग्री लेना पसंद करते हैं। आप स्वतंत्र हैं, आप किस प्रकार का बिजनेस करना चाहते हैं। और आप स्वतंत्र हैं, आप किस प्रकार के इन्वायरमेंट में रहना चाहते हैं। और आप स्वतंत्र हैं कि आपका करियर कैसे बनने वाला है। और आप स्वतंत्र हैं कि आपकी जीवन रेखा आप ही लोग बना रहे हैं उस समय। तो उस जीवन रेखा में कोई ऐसी गलती मत कर दीजिएगा, उसको टेढ़ी मेढ़ी मत बना दीजिएगा, नहीं तो जीवन भर टेढ़ा मेढ़ा ही घूमना पड़ेगा मेरे साथियों। तो ये आपके जीवन पर, यानी कि हमारे हाथ में नहीं होता है। इस प्रकार से हमारा जन्म होता है, लेकिन एक शिक्षक चुनना हमारा दायित्व होता है। आज आप अगर मेरे पास पढ़ रहे हैं, मेरे से अगर आपको समझ में नहीं आ रही है कोई बात, तो नो डाउट क्लियर शब्दों में कहिए, सर आपका पढ़ाया हुआ हमारे समझ में नहीं आ रहा है, हम दूसरी संस्थान ज्वाइन करेंगे। दूसरी संस्थान ज्वाइन करिए आराम से, जहां से आपको शिक्षक अच्छा लगे, शिक्षक का और आपका व्यवहार मिले। और शिक्षक और एक विद्यार्थी जीवन के बीच में एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा को अगर आप लांघ रहे हैं तब भी आप गलत हैं, और अगर शिक्षक भी उस मर्यादा को लांघ देता है तो वो भी गलत हो जाता है। क्योंकि शिक्षक को एक इतना मित्रतापूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए, और एक तरीके से कहा जाता है कि मित्रतापूर्ण व्यवहार भी किया जाना चाहिए। क्योंकि शिक्षक के और विद्यार्थी के बीच में एक मर्यादा होती है, उसको जीवित रखे। बाकी एक मित्र, एक साथी और एक फैमिली बैकग्राउंड या फिर एक सीनियर के तौर पे आप उससे गाइडेंस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। लेकिन अगर उस मर्यादा को अगर आप लांघ देंगे, आपके शब्दों सीमा को अगर आप लांघ देंगे, तो फिर आपका ना तो वो शिक्षक रहा, ना फिर आप एक विद्यार्थी रहे, फिर आप दोनों किसी अलग डायरेक्शन में चले गए। ठीक है, तो इस बात का भी विशेष ख्याल रखना पड़ता है। तो मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती है, बहुत सारी समस्याओं का जीवन भर आपको सामना करना पड़ेगा। बस मैं आप लोगों से इतना गुजारिश करना चाह रहा हूं कि वही बात है कि आप 3 साल देने के लिए आए हो, 4 साल देने के लिए आए हो, 5 साल देने के आए हो, या 2 साल देने के लिए आए हो, एक बात विशेष ध्यान रखना, एक डायरी में आप लिख लेना, डायरी के फर्स्ट पेज पर लिख देना, या फिर जिस टेबल पर आप स्टडी करते हैं उस टेबल पर आपका कोड लिख लेना। इसको कोड बोलता हूं मैं, मेरी भाषा में कोड बोलता हूं, क्योंकि मैं मेरे जीवन को आज तक मैंने, मेरी सच्चाई में बता रहा हूं कि आज तक मेरे जीवन को मैंने इतने भागों में आज तक मैंने बांटा है कि मैं इतने समय से इतने समय तक इस कोड पर काम करूंगा, इस कोड से इतना काम करूंगा। उस कोड की शाब्दिक परिभाषा मुझे ही पता है, आप लोगों को नहीं। ठीक है, अब जैसे आपका यहाँ पर मैं कोड बता देता हूँ। ये एक जीवन शैली को जीने की और एक शिक्षक व्यक्ति की या फिर एक जो शिक्षित है उसकी एक शैली होनी चाहिए। यहाँ पर होता है 3, 4 और 5, यानी कि ये आपके लिए 4 जो है आपके लिए मैथ का अंक हो सकता है, गणित का संख्या का अंक हो सकता है, लेकिन ये मेरी जीवन रेखा है। ये मेरी जीवन रेखा का एक हिस्सा है। क्या है? मेरी जीवन रेखा का एक हिस्सा है। कहने का मतलब यह है कि मुझे जाना कहां पे है, मुझे जिस प्रकार से दिल्ली जाना है, इस प्रकार से ये रोड है। यहाँ पर दिल्ली शहर है और मुझे जाना है यहां से। मैं राजस्थान से यहां से प्रारंभ होऊंगा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मेरी दृष्टि से मैं देखूंगा कि मुझे सबसे पहले इस स्टॉप पर रुकना है। इस स्टॉप का मतलब 1 अंक हो गया। फिर मुझे इस स्टॉप पे रुकना है, मतलब 2 अंक हो गया। इस स्टेप पे मुझे 3 अंक हो गए, और ये मेरा अंतिम लक्ष्य होगा जो कि मेरा 4 अंक है। अब मैं यहाँ पर एक चीज दिखा रहा हूं, क्योंकि आपका जीवन इसी प्रकार से चलता है। किस प्रकार से? क्योंकि अगर जिस प्रकार से अभी मैं आपको बताऊं, जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो उसके बाद मैंने एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि मैं ये डिग्री प्राप्त करूंगा। फिर उसके बाद मैंने अगली डिग्री रखी कि मैंने ये डिग्री चयनित कर ली। उसके बाद मैंने अगला कोड रखा कि मैं उस पर काम करूंगा। उसके साथ साथ मैंने ईयर भी लिखे, उसमें साल भी लिखे। मेरी डायरी में, व्यक्तिगत डायरी के अंदर मैंने सब चीजें लिखी। यानी कि मेरे भविष्य का निर्माण मैंने अग्रिम समय में, यानी कि जब मैंने 12th पास किया उस समय ही मैंने निर्धारित कर दिया। जब मैं ग्रेजुएशन में था उस समय ही मैंने निर्धारित कर दिया कि आने वाले 5 साल में मैं क्या करूंगा। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि परिस्थिति के साथ में आप उसके साथ में ढले, लेकिन ये जरूरी होता है कि अगर आपने लिख दिया तो परिस्थितियां वैसी ही बन जाएंगी जैसी आप बनाना चाहेंगे। ध्यान रखना इस बात का।
अगर आपने 10th के अंदर ये ठान ली कि मेरी इस बार जो है 60% नहीं बनी, यानी कि मैं फर्स्ट डिवीजन से पास नहीं हुआ, और अगर आपने 10th में ठान ली कि मुझे 80% बनाना है 12th क्लास में, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप 80% तक नहीं पहुंचेंगे तो 75 तक तो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं वहां पर आप पहुंचोगे, क्योंकि आपकी सोच उस पर काम करेगी 80% पर। ठीक है, तो यहां पर यही होता है कि जब आपके जीवन का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं होता, आज आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपको ये पता नहीं होगा कि आप आगे जाके क्या करेंगे, यानी कि आप जिस प्रकार से टीचर ट्रेनिंग लेंगे, या फिर आप जिस प्रकार से मास्टर डिग्री लेंगे, या फिर आप जिस प्रकार से प्रशासनिक सेवा करेंगे, या फिर आप अन्य कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, या फिर उनमें अपना हिस्सा बनाएंगे, अहम कदम, ये जीवन की शाखाएं होती है। एक तरीके से ये वृक्ष होता है, इस वृक्ष की जो शाखाएं होती है, वृक्ष किसको कहते हैं पता है? वृक्ष हमारी जीवन रेखा का वो हिस्सा होता है जिसमें हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। शिक्षा प्राप्त करने का मतलब है कि तना मजबूत कर रहे हैं। शाखाएं अभी हमें अपने आप को खुद को ढूंढनी होती है, क्योंकि कक्षा 5-6 से हम समझने लग जाते हैं, कक्षा 6 से लेकर ग्रेजुएशन तक हम एक शाखा नहीं देते हैं, बल्कि हम एक क्या करते हैं, एक तने का मजबूत एक तने का निर्माण करते हैं, और उस तने के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। जिस तरह का आपने निर्माण किया है कक्षा 6 से लेकर या कक्षा 1 से लेकर ग्रेजुएशन यानी कि 15 वर्ष आपने एक तने को मजबूत किया है, तो उसके लिए जाहिर सी बातें हैं कि उसके लिए आपको शाखा भी ढूंढनी पड़ेगी। और शाखाओं का मतलब ये होगा कि आप ये कंपटीशन एग्जाम देंगे, या फिर आप उसकी तैयारी करेंगे, साथ में उसकी डिग्री प्राप्त करेंगे, साथ में अपना करियर क्या होने वाला है, अगर मेरा ग्रेजुएशन या फिर मेरा अगर गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होता है तो मुझे आगे जाकर प्राइवेट सेक्टर में किस सेक्टर में जॉब करनी है, मेरा परिवार कैसे चला सकता हूं, मेरा खुद का बिजनेस कैसे बना सकता हूं, इन सारी चीजों पर आपको सोचना चाहिए, क्योंकि आपका करियर का सवाल होता है। तो इसलिए इन चीजों को आपको समझना जरूरी है बेटा। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये साधारण आपके मैथ के लिए अंक हो सकता है, लेकिन आपकी जीवन रेखा इन्हीं से निर्मित होती है। अगर आप इन पॉइंट ऑफ व्यू को अगर आप अभी से वर्तमान समय से अगर आप घोषित कर देते हैं कि मैं आने वाले समय में ये करूंगा, तो जाहिर सी बात है, वो कहा करते हैं ना कि जब आप सफलता की राह देखते हैं तो पूरी कायनात आपके साथ जुड़ जाती है उनको जुड़ाने के लिए। तो पूरी कायनात आपके साथ लग जाएगी जब आप सफलता की राह देखने लग जाते हैं, और जब आप अपने आप को जो है मतलब कड़े इतने मजबूत कर लोगे कि बस उड़ान भरनी है। अब उड़ान अगर आपने भरी है तो फिर नीचे देखना क्या, फिर तो आसमान की तरफ उड़ना ही है, तो फिर उड़ो ना, फिर नीचे क्यों देख रहे हो? किसी वृक्ष की क्यों प्रतीक्षा कर रहे हो? किसी ऊंची मंजिल की क्यों प्रतीक्षा कर रहे हो कि मैं उस पर रुक जाऊंगा, उस पर ठहर जाऊंगा? समझ रहे ना किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं यूपीएससी की। अगर आपने सपना ही यूपीएससी का देखा है तो फिर आप छोटी मंजिल पे क्यों रुक रहे हो? मैं आरओ का एग्जाम दे लूंगा, पटवारी का एग्जाम दे लूंगा, लेखपाल का एग्जाम दे लूंगा, मैं उसका एग्जाम दे लूंगा, क्यों भटक रहे हो? फिर जब आपको रुकना ही नहीं है तो फिर उन चीजों पे रुक क्यों रहे हो? अपना समय क्यों खराब कर रहे हो वहां पर रुक कर? आपके साथी तो निकल जाएंगे फिर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एग्जाम मत दो, एग्जाम दीजिए, लेकिन आप उनको समय मत दीजिए। अगर आप उनकी तैयारी करते हैं, अभी आरओ का एग्जाम दिया आप लोगों ने, पटवारी का एग्जाम दिया आपने, एसआई का एग्जाम दिया आपने, उनका सिलेबस भिन्न होता है। आप डाइवर्ट हो गए, अगले महीने में एग्जाम है, अगले महीने में इस तारीख को एग्जाम है। अब ये समाज है, इसमें एक ऐसा समाज में एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाता है एग्जाम के समय कि हर विद्यार्थी के साथ में हर विद्यार्थी के मुंह पे सुनेगा किसकी तैयारी कर रहा भाई, एसआई का फॉर्म डाला है कि नहीं डाला? डाला है। मैं तैयारी कर रहा हूँ एसआई की यार, 10-10 घंटे पढ़ रहा हूँ। उसने साले ने दिमाग खराब कर दिया, 2 घंटे नहीं पढ़ा, लेकिन आपको कह गया 10 घंटे पढ़ रहा हूँ। अब आप क्या सोचेंगे यार, मुझे यूपीएससी को यानी कि इसको छोड़ दोगे आप, यूपीएससी को भूल जाओगे, यार मेरा एग्जाम है तो मुझे पढ़ना है। और उस एक महीने का जो समय था ना, उसने आपकी जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा खराब कर दिया। क्योंकि आप यूपीएससी की जर्नी पर निकले थे, उस समय आपको ये कसम खा लेनी चाहिए कि मुझे किसी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है, एग्जाम सबके देने, भले ही तैयारी किसी की नहीं करनी। तो फिर ये निश्चय नहीं कर पाते आप लोग, और ये निश्चय नहीं कर पाओगे तो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैं रियल बता रहा हूँ आप लोगों को, और ऐसे ही आप भटकते रहिए, मुझे क्या मतलब है फिर? ठीक है, मुझे तो आप लोग महीने के महीने फीस जमा कराते हैं, मैं तो कुछ समय पश्चात आप लोगों से आपका सिलेबस समाप्त हो जाएगा, उसके पश्चात अगर आप लोग कभी अब अच्छे से व्यवहार बना के रखेंगे तो मैं कभी कभी गाइड कर दूंगा बीच में, अगर आपको किसी की चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं दे दूंगा। मेरे 2 साल निकल जाएंगे, उसके बाद में मुझे क्या मतलब है बताओ? आपके ऊपर है ना ये। तो आप 2 साल अब किसमें मेरे साथ 2 साल आपने दिए हैं, उसमें आपने कितने महीने मेरे साथ दिए हैं ईमानदारी से आप बताओ? 1 साल समाप्त होने वाला है, नवंबर चल रहा है, आज 15 नवंबर हो गई ना, 16 नवंबर हो गई आज। बताओ मुझे, 1.5 महीना बिछा है 1 साल का। ईमानदारी से बताओ, अगर आपने मुझे 3 महीने भी दिए हो तो ईमानदारी से अपने दिल से पूछो कि मैंने 3 महीने सर को दिया है, और 3 महीने मेरे कहने डायरेक्शन में चला आपके यहाँ।
मेरा पढ़ाया हुआ आपने 3 महीना भी पढ़ाएंगे ध्यान से नहीं पढ़ा ना, तो फिर आज कैसे कर लेते हो? दूसरी बात है, आपके तो विभिन्न एग्जाम है, आपके तो विभिन्न सपने हैं, आपके तो परिवार की समस्याएं समाप्त नहीं हो रही है, आपका खुद की समस्याएं समाप्त नहीं हो रही है, आपका जीवन का बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप एक्टिविटियां हैं जिनको आप पूरी करने में लगे हुए हो। ये जीवन की एक्टिविटीज कभी खत्म नहीं होती जीवन में, ध्यान रखना इस बात का। इसके चक्कर में हमारे सीनियर्स ने अपना करियर खराब करके रखा है और उनसे हमें सीखना पड़ता है। एक शिक्षक एक ऐसा मार्गदर्शक होता है जो बीता हुआ समय है उसको भी पढ़ लेता है और आने वाले समय को भी पढ़ लेता है। एक मार्गदर्शक का यही कर्तव्य होता है कि आने वाला समय कैसा होगा और गया जो समय कैसा गुजर गया उनके बारे में और दोनों को मेंशन करके एक सही मार्गदर्शन देना एक शिक्षक का कर्तव्य होता है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आपके पास अभी भी समय है, 1 साल का समय है। कुछ लोग तो अभी भी नींदों में है, नींदों में है, रियल बता रहा हूं। 1 साल समाप्त होगा 1 जनवरी को, मैं फिर बताऊंगा जब बैच प्रारंभ करूंगा, ऑप्शनल जब मैं पढ़ाने लग जाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि आपने क्या पढ़ा अब तक। जब मैं आंसर राइटिंग करवाऊंगा तब आपके चेहरे उतर जाएंगे, तब आप कहेंगे कि सर मैंने तो पढ़ा ही नहीं था, सर मुझे तो आता ही नहीं है। तब आपको पता चलेगा कि हाँ वाक्य में पढ़ाई क्या होती है। ऐसे काम नहीं चलता है, यूपीएससी है इसका नाम, सिंसियर होना पड़ता है इसके लिए, नहीं तो हर घर में आईएएस होते आज। अरे 10वीं 12वीं में 80% 90% लाकर टॉपर बनना ही उद्देश्य नहीं होता जीवन का। जीवन का उद्देश्य बहुत अहमियत रखता है और उद्देश्य ये भी नहीं है कि आप नौकरी पालोगे। सिविल सेवा भी आपका जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आपका उद्देश्य इसलिए मानव सेवा करना, और मानव सेवा में आप किसी प्रकार से सेवा कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर यूपीएससी की जर्नी में आया हो, एक विद्यार्थी हमारे बीच में ईमानदारी से जिसने दिया है अपने जीवन में, एक तो विरजेश जी है और एक आशीष वर्मा, ये 2 विद्यार्थी हैं मेरे साथ में जिन्होंने पूरे साल से अपने ईमानदारी के साथ में काम किया होगा। शायद ही 1-2 महीने इन्होंने इधर उधर किए होंगे, बाकी इन्होंने पूरे ईमानदारी से अपना समय दिया। मैं जाहिर सी बात है और मैं कन्फर्म के साथ कह सकता हूं और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में, इस साल तो नहीं बता सकता, अगले साल इनका क्लियर हो जाने दीजिए पूरा सिलेबस, और इसके बाद में 1 साल अगर ये लोग मुझे दे देंगे वापस, अगर 1 साल मुझे चाहिए इनका, अगर वापस 1 साल ये मुझे देंगे, जब तक इन लोगों का ग्रेजुएशन, आज वो 12th पास करके मेरे साथ जुड़े हैं, आप लोगों का ग्रेजुएशन हो गया, आपका मास्टर डिग्री हो गई, आप काफी बड़े हैं उम्र में, उनसे कुछ सीखिए, क्योंकि वो विद्यार्थी केवल ग्रेजुएशन में ही है अभी। जब उनका अंतिम समय, यानी कि जब मैं उनको पूरा सिलेबस उनका समाप्त हो जाएगा, तब भी उनके पास में 1 साल का समय बचेगा। अगर मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर 1 साल वो मेरे साथ में जुड़े रहेंगे या फिर 1 साल वो किसी अन्य टीचर के सानिध्य में अगर काम करेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ईमानदारी चाहिए, आप ईमानदारी से देते ही नहीं है, आप तो हर एग्जाम के पीछे भगे हैं। मेरा वो एग्जाम आने वाला है महीने भर बाद, वो आने वाला है। क्लासें लेने से मतलब नहीं होता साथियों, क्लासें हर कोई ले लेता है। आज 1 साल के अंदर मैं अगर बात करूं तो आपको पता है मैं कितने सेशन दे चुका हूं। 900 सेशन मैंने दे दिए, लगभग 900 सेशन रिकॉर्डेड क्लास, 900 क्लास मैंने दे दी अब तक। 1 जनवरी तक मेरा 1000 क्लासें हो जाएंगे, 1000 सेशन हो जाएंगे मेरे। जब से मैंने कोचिंग शुरू की है तब से अब तक का मैं बता रहा हूं रिकॉर्ड, 1000 सेशन हो जाएंगे। बताइए आप क्या क्या बात मानते हैं? तो यही कहानी है आप लोगों की भी, समझो इस बात को। तो जो विद्यार्थी देना चाहते हैं ईमानदारी से दीजिए, अगर जो नहीं देना चाहते हैं अपना समय खराब मत करिए। आप किसी और सेक्टर के लिए हैं तो उस सेक्टर में जाइए, आप बिना बात अपनी जिंदगी मेरे हवाले और मेरे साथ में मिलकर खराब मत करिए। मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं आपसे। कल के दिन फिर आप कहोगे कि सर आपने डिमोटिवेट कर दिया। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं क्लियर शब्दों में कहता हूं जो भी बात कहता हूं। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है दूसरी संस्था ज्वाइन करो, अगर आपको पढ़ना नहीं है तो पढ़ाई छोड़ो, क्यों टाइम खराब कर रहे हो अपना? ठीक है, तो फिर अगली क्लास में मुलाकात करते हैं, बाबर से अगली क्लास में शुरुआत करेंगे। अपना टॉपिक कुछ और था और टॉपिक कुछ और पे चला गया, क्योंकि जब गुस्सा आता है, जब एक शिक्षक को थोड़ा बुरा लगता है जब अपने विद्यार्थी अगर सही डायरेक्शन में नहीं जाते हैं और गलत रास्ते में मुड़ जाते हैं, तो जब आप एक शिक्षक बनेंगे तब आपको फीलिंग होगी, या फिर तब आप एक पिता बनेंगे तब आपके बच्चे गलत डायरेक्शन में जाएंगे, तब आपको ये फीलिंग महसूस होगी। इससे पहले आप कभी इसका अनुभव नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं।